गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप सबों का आनंद सर के यूट्यूब चैनल आनंद फिजिक्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग अपने इस यूट्यूब चैनल को आप सभी बच्चों के लिए और आगे बढ़ाते हुए, क्योंकि हमने कहा था कि हम अपने उन बच्चों को जो पूर्णिया से दूर, जहां हम रहते हैं वहां से दूर, सुदूर गांव में रहते हैं और वहाँ के बच्चे में भी टैलेंट है, उस टैलेंट को उजागर करने का जिम्मा मैं उठाता हूँ। उस बच्चे को वहाँ तक एजुकेशन पहुँचाने का जिम्मा मैं उठाता हूँ और वो भी सिर्फ निःशुल्क पहुँचेगा आप तक। उसके लिए आपको कोई भी शुल्क प्रदान नहीं करना है, किसी भी प्रकार का कोई पे नहीं करना है। केवल एक काम करनी है, आप जहाँ कहीं भी हैं, आप खेत में हो, आप टूटे हुए घर में हो, आप 2 मंजिली इमारत में हो, या फिर आकाश के नीचे बैठे हो, या आप कि कोई भी काम कर रहे हो, आप काम करते हुए अपने एजुकेशन को आगे बढ़ा सकते हैं आनंद सर के साथ। इसी वजह से हमने सोचा कि 9th, 10th, 11th और 12th के बच्चे ये जहाँ कहीं भी हैं वो बच्चे आनंद सर के इस YouTube चैनल पर आप निःशुल्क कभी भी कहीं भी आप अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। हमने अपने YouTube चैनल पर क्लास 10th के लिए फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ को हमने लगभग ख़त्म किया। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथ मतलब कि साइंस मैथ को हमने ख़त्म किया। क्लास 12th का भी बहुत सारा लेक्चर फिजिक्स का डाला जा चुका है। क्लास 11th के फिजिक्स का जो बेसिक लेक्चर है वो डाला जा चुका है। आज हमने क्लास 12th के वैसे बच्चे जो मैथ को लेकर के परेशान हैं, उन सभी बच्चों के लिए आनंद सर के तरफ से ये खास तोहफा के रूप में है। वैसे तो हम इतने भाग्यवान अभी हुए नहीं हैं कि आपको कुछ दे सकें, फिर भी हमारे अंदर, हमारे ऊपर जो माँ सरस्वती की थोड़ी सी कृपा है, हम उस कृपा में से मिलने वाले आशीर्वाद को आप सबों के बीच बांटना चाहते हैं। और वो आशीर्वाद जो माँ सरस्वती के द्वारा मिला है वो आपके बीच आज एक फल के रूप में आप सबों के सामने आने वाला है, जो है आपका क्लास 12th का मैथमेटिक्स। हमने सोचा कि वैसे बच्चे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं वो 9th से लेकर के 12th तक इस चैनल पर साइंस और मैथ, पूरा साइंस और पूरा मैथ आपको यहाँ पे मिलेगा। चाहे आप किसी भी प्रकार का कंपटीशन की तैयारी करते हैं, आप बिहार पुलिस से लेकर के एसएससी से लेकर के रेलवे से लेकर के बैंकिंग से लेकर के अगर आप तैयारी करते हैं, अगर आपने देखा होगा क्वेश्चन बैंक अगर आपने पलटा होगा तो आपको पता चला होगा कि अगर बच्चा केवल 9 से लेकर के 12 तक के पोर्शन को अगर अच्छे से कवर कर ले मैथ साइंस को, तो शायद मैथ और साइंस से एक भी सवाल नहीं छूटने। तो अगर मैथ साइंस से सवाल नहीं छूटनी तो केवल आपको पढ़ना है जीएस। और बहुत जल्द आपके इस आनंद सर के चैनल पर आपका ज्योग्राफी, हिस्ट्री और सिविक्स ये भी आपको मिलेगा, बहुत जल्द मिलेगा आपको। लेकिन उससे पहले अभी जो 12th के बच्चे हैं जिसका आगे में बोर्ड है फरवरी मार्च में, उन सभी बच्चों के लिए मैथ का एक बैच स्टार्ट होने जा रहा है जो अभी अभी स्टार्ट होगा। और इसके स्टार्ट करने का एक ही मकसद है, वैसे बच्चे जिनके अंदर जुनून है लेकिन उसके अंदर माध्यम नहीं है, जुनून है लेकिन माध्यम नहीं है, तो वैसे बच्चों के लिए हम जैसे छोटे टीचर माध्यम का रूप लेना चाहते हैं। वैसे बच्चे, हमने बहुत सारे ऐसे बच्चों को देखा है जब हम जदिया और त्रिवेणीगंज जैसे छोटे शहर में पढ़ाते थे। जब हम वहाँ के बच्चों को देखा था तो वहाँ पे गजब का एनर्जी था। एक बच्चा हमें अभी भी याद है, वो जो बच्चा था वो उनके पिताजी पान का दुकान करते थे और वो पान के दुकान पे बैठता था, पान लोगों को लगा के खिलाता था और अब उनसे उसका घर परिवार चलता था। हम जब उस रोड से गुजरते थे तो उसको हम देखते थे और हमेशा बात होती थी उनसे, हाँ ठीक, सब कुछ ठीक, क्या हाल, ठीक। डेली उसका क्लास आना, टाइम पे क्लास आना, हर दिन हम उसका हाथ चेक करते थे, उसका हाथ चूना और कथा से रंगा होता था। जब वो बच्चा 12th का एग्ज़ाम दिया, हमने उसको मैथ पढ़ाया था, जब वो बच्चा 12th का एग्ज़ाम दिया तो उसको मैथ में 99 नंबर आया। सर, उस दिन हमें विश्वास हुआ कि अगर कोई बच्चा पान की दुकान पर भी अगर बैठ के पढ़ाई करता है तो वो मैथ में 99 और 100 में 100 ला सकता है। हमने एक बार आपको बताया था, 2016-17 मेरा पहला बैच था एजुकेशन का, जब हम पढ़ाना स्टार्ट किए थे।
उस 16-17 बैच में हमारे पास एक 10th का स्टूडेंट था, बहुत ही प्रिय छात्र। वैसे भी सभी छात्र मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा प्रिय होते हैं, हम उसको बहुत पसंद करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और उस बच्चे ने पहला ही मेरा 10th के बैच में उस बच्चे ने मैथ में 100 में 100 लाया था। बहुत सारे बच्चे ऐसे थे जो साइंस में 99 नंबर लाए थे, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो 12th में मैथ में 99 नंबर लाए हैं। तो मेरा ये कहना है, आप ये मत समझिए कि अगर आप बड़े शहर में नहीं हैं तो आपका जो पढ़ाई है वो थोड़ा सा कमज़ोर हो सकता है। थोड़ा सा भी कमज़ोर नहीं हो सकता, क्योंकि आप आनंद सर से पढ़ते हैं। आपकी तैयारी थोड़ी सी भी वीक नहीं हो सकती, क्योंकि आप आनंद सर से पढ़ते हैं। इसीलिए हमने आज आप सबों के बीच मैथ का एक क्लास स्टार्ट करने वाले हैं, जो है क्लास 12th का मैथ। आनंद सर के द्वारा क्लास 12th का मैथ हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। जैसा हम लोग सभी के सभी जानते हैं कि मैथ जो होगा, मैथ में प्रैक्टिकल नहीं है, और मैथ जो होगा ये 100 नंबर का होगा। तो एजुकेशन में बिहार बोर्ड के द्वारा इस 100 नंबर को डिवाइड कर दिया गया, और वो बोला हम इसमें से 50 नंबर जो है, 50 जो नंबर का 50 गो ऑब्जेक्टिव पूछेंगे। 50 नंबर का 50 आपसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा। 50 नंबर में कितने ऑब्जेक्टिव? 50 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव 1 मार्क्स का होगा। क्या बोले? जिसमें हर एक ऑब्जेक्टिव 1-1 मार्क्स का होगा। तो कितना हो गया? 50 ऑब्जेक्टिव। और उसके बाद जो 50 बच गए, इसको उन्होंने 2 भाग में बांट दिया। एक था शॉर्ट क्वेश्चन आंसर, और एक था लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। मतलब एक हो गया 2 नंबर वाले और एक हो गया 5 नंबर वाले, ये 2 भाग में बांट दिया। मतलब 50 का आपके पास ऑब्जेक्टिव है और 50 का आपके पास सब्जेक्टिव है। ये 2 प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। हम आपको क्लास 12th का मैथ पढ़ाना स्टार्ट करेंगे, और मेरा आपसे ये प्रॉमिस है, यदि आप मेरे लेक्चर को अच्छे से सुनते हैं, अगर उस लेक्चर में करवाए गए सवाल को प्रैक्टिस करते हैं, सभी लेक्चर का लाइन बाय लाइन नोट्स तैयार करते हैं, अगर आप मेरे अनुसार कहे हुए आप प्रैक्टिस करते हैं डेली, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है कि आपका एग्जाम में ये जो 100 नंबर का जो मैथ पूछा जाएगा, वो 100 में 100 आपके कॉपी से रहेगा। 100 में 100 ये कहाँ से रहेगा? आपके कॉपी से रहेगा। और जो 50 ऑब्जेक्टिव है, वो 50 ऑब्जेक्टिव यहाँ क्लास में पढ़ाया हुआ रहेगा। अगर 50 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव अगर आपके कॉपी से बाहर जाएगा, तो उसका जिम्मेवार आप नहीं होंगे, उसका जिम्मेवार हम होंगे। यदि 50 ऑब्जेक्टिव में से एक भी ऑब्जेक्टिव कॉपी के बाहर जाएगा, तो मेरा आपसे प्रॉमिस है, उसका जिम्मेवार आप नहीं होंगे। अगर आप कॉपी से ही आएगा वो जो 50 ऑब्जेक्टिव होगा, अगर नहीं आया, कोई क्वेश्चन नहीं मिला, तो उसका जिम्मेवार हम होंगे। लेकिन क्वेश्चन कॉपी में था, आपने नहीं बनाया, इसके जिम्मेवार आप होंगे। अर्थात इसीलिए हमने कहा केवल आपको एक ईमानदारी निभानी होगी कि आप ईमानदारी से, हम जितना कहते हैं आप उतना पढ़ते हैं। हम जिस चैप्टर को होमवर्क देते हैं, आप ये मत समझिए कि आनंद सर आपसे दूर हैं। हमेशा हम आपके फ़ोन में, आपके पॉकेट में, आपके पास में, आपके तकिए के बगल में, आपके शर्ट के जेब में हम हमेशा हैं, आपके दिल में हम हमेशा हैं। इसीलिए आप ये मत समझिए हम और आप दूर हैं, हम तो हमेशा आपके पास हैं और हमेशा आपको बताते रहेंगे, तू पढ़ने के लिए जन्मा है, तुम पढ़ने के लिए जन्मा है, तू बहुत बड़ा इंसान बनने के लिए तुम धरती पे आया है। भगवान ने तुम्हें यही कह के भेजा है, तुम जाओ, जाकर के सभी व्यक्ति के जीवन स्तर को सुधारो, सभी के संस्कार को सुधारो, सभी के मानसिक क्षमता को बढ़ाओ। इसीलिए भगवान ने आपको भेजा है। आपको पता होना चाहिए, आपने सुना होगा सबड़ी के बारे में, माता सबड़ी के बारे में, जिसका जूठा बेर भगवान राम खाए थे। सबड़ी माँ जो थी, वो जिस जन्म में वो बहुत ही लो कास्ट, नीचे तबके के घर में जन्म ली थी, उससे पहले वो महारानी थी। उससे पहले वाले जन्म में वो महारानी थी। तो लेकिन वो संस्कारी थी, उसके अंदर सत्संग का माहौल, उसके अंदर जो है आध्यात्मिक जो संस्कार था वो पहले से ही था। तो वो अपने पति से कहते हैं, राजा साहब से कहते हैं कि आप इस राज्य में एक राजमहल में एक मंदिर बनवा दो। वो एक सत्संग मंदिर बनवा देते हैं, उसमें वो संत लोगों को बुलाते हैं, उनकी सेवा करते हैं और उनको भोजन करवाते हैं।
जब संत खुश होकर के उससे पूछे कि बताओ आप पुत्री आप क्या वरदान मांगती हो, तो उन्होंने कहा, माता सबरी ने कहा, हमें सबसे नीचे जाति भील जाति, सबसे नीचा भील जाति में आप हमें जन्म दो। अगले बार हमें मनुष्य का शरीर मिले, लेकिन ये शरीर एकदम सबसे कमज़ोर सबसे नीचे वाले जाति में मिले। बोला क्यों? बोला इसीलिए अगर हम उस जाति में जन्म लेंगे तो हमें समय मिलेगा, कोई भी हमारे निकट नहीं आएगा, सब हमको छुआछूत मानेगा, जिस कारण हमें समय मिलेगा भगवान का भजन करने का, जिस कारण हमें समय मिलेगा किस चीज़ का? भगवान का भजन करने का। और आप देख लो आपके सामने है, एक ही जन्म में माँ सबरी नारायण जिसको बोलते हैं, नारायण मतलब भगवान के भी भगवान, जिसे नारायण कहते हैं, पालनकर्ता कहते हैं, वो उसके यहाँ उनका पुत्र बन के आते हैं, उनका जूठा बैर खाते हैं और सबरी का उद्धार होता है, उनको मोक्ष मिलता है। सर वही कहना चाहते हैं, आप ये मत समझिए आप ये कहाँ हैं, आप ये समझिए आपको माहौल कैसा मिला है, आपकी अगल बगल का माहौल क्या है, आपके सामने कौन टीचर आपको पढ़ा रहे हैं, क्या पढ़ा रहे हैं, उसकी महत्ता बहुत है। इसलिए प्लीज़ आप कहीं भी हैं, चाहे आप राजा महाराजा के यहाँ हैं या भील जाति के यहाँ हैं, कोई मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है आप सबसे अलग होकर के पढ़ते हैं, इसीलिए भगवान ने आपको भेजा है, भगवान ने आपको भेजा है सबका उद्धार करने के लिए। इसीलिए आप ये मत समझिए कि आप एक अकेला इंसान बन के पैदा लिए हैं, आप 100 करोड़ लोगों की ताकत लेके पैदा हुए हैं, आप 125 करोड़ भारतीय का नेतृत्व करने के लिए पैदा हुए हैं। ये हमारा जो सोचना है आपके लिए, ऐसा मानना है मेरा आपके बारे में। कोई आपको एक स्टूडेंट मानता हो, हम आपको एक स्टूडेंट नहीं मानते, एनर्जी का एक सोर्स मानते हैं। हम आपको स्टूडेंट नहीं मानते, हम आपको बदलाव का एक माध्यम मानते हैं, सामाजिक स्तर को सुधारने का एक जरिया मानते हैं, आपको इस समाज का एक महानतम जीव मानते हैं, एक महानतम आपको एक इंसान के रूप में देखा जाता है। आप इस समाज के अंदर बदलाव लाएंगे, लोगों के बीच शिक्षा का एक लहर फैलाएंगे, इसके लिए हम एक माध्यम मानते हैं आपको। इसीलिए आपकी सेवा में आनंद सर के द्वारा एक छोटा सा गिफ्ट है, और वो गिफ्ट है क्लास 12 का मैथमेटिक्स। मेरा कहना है ये 100 में 100 कॉपी में से आएगा, 50 का 50 ऑब्जेक्टिव आपके कॉपी में रहेगा, 50 का 50 सब्जेक्टिव आपका प्रैक्टिस किया हुआ रहेगा। केवल आपका एक ही काम होगा, एग्जाम में सुंदर तरीके से उसको लिखना। और दूसरी बात, वैसे बच्चे जो गांव में हैं, जो पटना, दिल्ली, कोटा, मुंबई, पूर्णिया, पटना नहीं जा सकते हैं, वो बच्चे अगर जेई और नीट की तैयारी करते हैं, वो बच्चे अगर जेई या नीट की तैयारी करते हैं, वो बच्चे अगर जेई या नीट की तैयारी करते हैं, तो उन सभी के लिए जो नीट के बच्चे हैं, उनके लिए हम फिजिक्स पूरा करेंगे, कोशिश करेंगे आने वाले समय में बहुत जल्द केमिस्ट्री भी शुरुआत की जाए। और जो जेई के बच्चे हैं उनके लिए आपको सबसे पहले हम फिजिक्स देंगे, उसके बाद हम उनके लिए मैथ देंगे, जो मैथ अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं। अभी आपके सामने 12th का मैथ लेके आए हैं, क्योंकि आगे 12th का बोर्ड भी है, तो जो बच्चे 12th का बोर्ड देने वाले हैं उसको भी तुरंत जल्द हेल्प मिलेगा, और जो बच्चे आगे जेई देने वाले हैं उसको भी हेल्प मिलेगा, जो बच्चे आगे एनडीए देने वाले हैं उनको भी हेल्प मिलेगा। कोई भी कंपटीशन अगर आप देते हैं आपको हेल्प मिलने वाला है। और बहुत जल्द आपके इसी चैनल पर जेई के लिए, अन्य कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए 11th का भी मैथ पूरी तरीक़ा से कॉम्पिटिटिव डीपली आपको पढ़ाया जाएगा। आप मेरा विश्वास मानिए, और ये मेरा वादा है आपसे, अगर आप मैथमेटिक्स को अगर अच्छे से पढ़ते हैं तो सीधी बात जानिए, आप केवल पढ़ते नहीं हैं, आप इस प्रकार से पढ़ते हैं कि आप पढ़ाने की क्षमता रखते हैं। जेई का तो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, वो तो मामूली चीज़ है, आप उसी लेवल के पढ़ाने की क्षमता रखते हैं, वैसा आप बनने वाले हैं। जेई का सवाल या फिर आपका एनडीए का सवाल मैथमेटिक्स का, वो तो बनना ही बनना है। सभी कंपटीशन का मैथ आपसे बनना चाहिए, वो भी अगर आप 9 से लेकर के 12 तक का मैथमेटिक्स अगर हम वीडियो डालते हैं, अगर आप उसको देख करके पढ़ लिए, अगर मैथ साइंस का एक भी सवाल अगर छूट गया, इसका जिम्मेवार आनंद सर होंगे, आप नहीं होंगे, उसका जिम्मेवार हम होंगे। हम कह रहे हैं ये बात, कोई और टीचर जिम्मा नहीं लेता होगा, लेकिन हम आपका जिम्मा लेते हैं। आप हमें बताएंगे सर आपने झूठ कहा था, ओके। तो हमने क्या कहा, 100 नंबर में से 100 में 100 कॉपीज रहेगा, 50 ऑब्जेक्टिव। अर्थात हम लोग ये चाहते हैं कि 2021 में जब आप एग्जाम दें तो आपको 100/100 आना चाहिए, ये हम चाहते। 90, 91, 92 ये सब मेरे मन में नहीं है, क्योंकि 90, 91, 99 तो हम बचपन में ही बच्चों को करवा चुके हैं, वो आ चुका है, वो सब मेरे मन में नहीं है। मेरे मन में 2 ही चीज़ है, आपको मैथ में 100 में 100 आए
और आप बिहार बोर्ड में टॉप 5 में हो, बिहार बोर्ड में टॉप 5 में हो, और साथ ही आप इतनी अच्छी तैयारी करो कि आपको एक काम मिले, आपको एक जॉब मिले, आपको एक काम मिले, आपके अनुभव के अनुसार काम मिले, आपकी योग्यता के अनुसार काम मिले, आपका मन जिस काम को करने में उत्तम फील करता हो वो काम आपको मिले। तो इसके लिए आनंद सर के द्वारा आज क्लास 12 का मैथ स्टार्ट किया जा रहा है। आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो आप समझ गए होंगे कि आज सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस के बारे में कि हम लोगों को क्लास 12 के मैथ में क्या पढ़नी है। तो सबसे पहली बात हम लोग ये जानेंगे कि हम लोगों को क्लास 12 के मैथ में क्या क्या पढ़ना है। तो क्लास 12 का जो मैथ है, क्लास 12 का जो मैथ है वो मैथ आपका कुछ भाग में, 2 भाग में बटा हुआ है। क्लास 12 का जो मैथ है वो मैथ आपका 2 भाग में बटा हुआ है। क्या बोले? क्लास 12 का जो मैथ है वो मैथ 2 भाग में बटा हुआ है। फिर से मेरा कहना है कि ये जो क्लास 12 का जो मैथ है, क्लास 12 का जो मैथ है ये मैथ सर 2 भाग में बटा हुआ है। कितने भाग में? 2 भाग में बटा हुआ है। जो जिसे हम लोग एक को कहते हैं वॉल्यूम 1 और एक को कहते हैं वॉल्यूम 2। एक को क्या कहते हैं? एक को कहते हैं वॉल्यूम 1 और एक को कहते हैं वॉल्यूम 2। ये जो आपका वॉल्यूम 1 है, एक को कहते हैं वॉल्यूम 1 और हमने क्या कहा, दूसरे को क्या कहते हैं? दूसरे को कहते हैं वॉल्यूम 2। ये जो आपका वॉल्यूम 1 है, इस वॉल्यूम 1 का नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम है इसका? डिफरेंशियल कैलकुलस। इसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। क्या नाम है इसका? डिफरेंशियल कैलकुलस। इसका नाम है डिफरेंशियल कैलकुलस। और जो वॉल्यूम 2 है उसका नाम, सर आप एक ही बात जान लो कि साइंस और मैथ को पढ़ने के लिए भाषा कोई ये नहीं रखता कि आप इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं, वो कोई बात नहीं है। ओके, आप इंग्लिश में, हिंदी में सब कुछ आपको समझ में आता है। जो वॉल्यूम 2 है, जो वॉल्यूम 2 है उसको बोलते हैं इंटेग्रल कैलकुलस। क्या बोलते हैं उसको? उसको बोलते हैं इंटेग्रल कैलकुलस। उसको बोलते हैं इंटेग्रल कैलकुलस। इसको बोलते हैं अवकलन। कैलकुलस का मतलब होता है सॉल्विंग प्रोसेस, कैलकुलस करना है, उसको कैलकुलेट करना है, सॉल्व करना है। ये अवकलन है और ये समाकलन है। अवकलन का मतलब डिफरेंशियल और समाकलन का मतलब इंटेग्रल। तो कितने भाग में? 2 भाग में। ये डिफरेंशियल कैलकुलस और ये हो गया इंटेग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में एक काम, सबसे पहली बात आपको ये जानना है कि ये करना क्या है। क्लास 12 के पूरे मैथ में 2 ही काम करनी है। क्लास 12 के पूरे मैथ में 2 ही काम करनी है। जैसे मान लो आपके पास कोई फंक्शन है f(x), कोई भी फंक्शन है, एल्जेब्रिक फंक्शन हो, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो, लॉगरिथमिक फंक्शन हो, एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो, लॉग फंक्शन हो, हाइपरबोलिक फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, किसी भी प्रकार का फंक्शन हो, उस फंक्शन को हम लोग, आपको पता होगा हम लोग फंक्शन को लिखते हैं y। क्या लिखते हैं हम लोग? फंक्शन को क्या लिखते हैं? y। आपने क्या लिख दिया? फंक्शन को आपने लिख दिया y बराबर f(x), कोई फंक्शन आपको दिया हुआ है। तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करना है? इस y को बनाना है dy बटा dx। क्या बोल रहे हैं? डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या करना है? इस y को बनाना है dy बटा dx। अर्थात यदि y को dy बटा dx बनाना है तो क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन करेंगे। और यदि इस डिफरेंशिएशन मतलब कि आप ये समझिए, आपके पास 1 लाख रुपया था और आपने क्या किया? उस रुपये को ब्याज पे लगा दिया। आपके पास 1 लाख रुपया, ये जो y है वो 1 लाख रुपया है। डिफरेंशिएशन का मतलब आपने उस रुपये को ब्याज पे लगा दिया। अब आपको आवश्यकता हुई, आपने सोचा कि उस 1 लाख रुपये को हमको मार्केट से वापस घर लाना है। सर आपके घर में जो 1 लाख था उसको ब्याज पर लगाने की जो प्रक्रिया है वो डिफरेंशिएशन है, और ब्याज पर से वापस लाने की जो प्रक्रिया है वो इंटीग्रेशन है। मतलब फर्स्ट मैथ में क्या करेंगे हम लोग? y को फर्स्ट मैथ में क्या करेंगे? y को dy बटा dx बनाएंगे। किस विधि से? तो डिफरेंशिएशन से। ओके, और दूसरी विधि में ये जो dy बटा dx है उसको y बनाएंगे। किस विधि में? इंटीग्रेशन से। इसका मतलब आगे जाने की प्रक्रिया डिफरेंशिएशन और पीछे आने की प्रक्रिया इंटीग्रेशन। मतलब आगे जाने की प्रक्रिया पहला मैथ, पीछे आने की प्रक्रिया दूसरा मैथ, इतने ही पढ़ना है।
पहले मैथ में y को dy बटा dx बनाना है, मतलब पहला जो बुक है वॉल्यूम 1 है, उसमें y जो है वो dy बटा dx का शिकार होगा, डिफरेंशिएशन का शिकार होगा। जब हम लोग समझे कि हम लोग डिफरेंशिएशन का शिकार हो गए हैं तो हम लोग उसमें से निकल के भागना चाहे, और उसमें से निकल के भागने का जो प्रोसेस है वही है इंटीग्रेशन। इसका मतलब डिफरेंशिएशन फॉरवर्ड प्रोसेस है, इंटीग्रेशन बैकवर्ड प्रोसेस है। इसका मतलब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन इज द रिवर्स प्रोसेस ऑफ ईच अदर। डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। क्या समझा रहे हैं? डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस। समझा कि नहीं समझा? तू समझा? डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन दोनों एक दूसरे का उल्टा प्रोसेस है। दो ही चीज करना है, या आगे जाना है डिफरेंशिएशन, पीछे आना है इंटीग्रेशन। पूरा 12th बिता देना है यही दो काम करने में, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। इसका मतलब डिफरेंशिएशन जो है वो 1 बटा इंटीग्रेशन, या इंटीग्रेशन जो है वो 1 बटा डिफरेंशिएशन, या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा 1 आएगा, मतलब कांस्टेंट आएगा। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन का उल्टा, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा। इसका मतलब दोनों का प्रोडक्ट क्या है? कांस्टेंट। मतलब इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन दोनों एक दूसरे के प्रभाव को उदासीन कर देता है, न्यूट्रलाइज कर देता है। तो आज हम लोग को ये जानना है, तो इसमें क्या करना है? इसमें करना है आपके पास जो dy बटे dx है उससे क्या निकालना है? तो उससे y निकालना है। ओके, अब हम लोग को ये जानना है कि किस में क्या क्या टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे, किस मैथ में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले देखते हैं वॉल्यूम 2 में। तो सबसे पहले आपको पढ़ना है इनडेफिनिट इंटीग्रेशन, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। ओके, इसको बोलते हैं अनिश्चित समाकलन। इनडेफिनिट का मतलब जो निश्चित ना हो, मतलब अनिश्चित समाकलन। दूसरा हम लोग को पढ़ना है डेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा क्या पढ़ना है? डेफिनिट इंटीग्रेशन। तीसरा हम लोगों को पढ़ना है एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व। मतलब इंटीग्रेशन का दो काम है, आगे हम समझाएंगे। या तो किसी कर्व का एरिया निकालना, या तो किसी dy बटा dx में से कर्व को बाहर निकालना। तो ये हो गया आपका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व। एरिया अंडर द कर्व निकालने के बाद हम लोग पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन, डिफरेंशियल इक्वेशन। अगला चौथा चैप्टर क्या होगा? डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ लेंगे तब पांचवा हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर अलजेब्रा। क्या पढ़ेंगे? वेक्टर अलजेब्रा। वेक्टर, वेक्टर आप बहुत सुने होंगे वेक्टर का नाम। वेक्टर 11th में भी हम पढ़ाते हैं वेक्टर, वेक्टर अलजेब्रा पढ़ेंगे। उसके बाद छठा आप पढ़ेंगे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D ज्योमेट्री, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D। वेक्टर के बाद क्या पढ़ेंगे? 3D, 3 डायमेंशनल। इसमें 3 बीमा के बारे में पढ़ते हैं। साथ में हम लोग पढ़ेंगे LPP, इसको इसका पूरा नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। क्या बोले? LPP का पूरा नाम क्या है? लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। और जो 8वां है वो है आपका प्रोबेबिलिटी, प्रायिकता। प्रोबेबिलिटी का हिंदी क्या है? प्रायिकता। तो सबसे पहली बात हम लोग पढ़ेंगे इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और निश्चित समाकलन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, निश्चित समाकलन, एरिया अंडर द कर्व, किसी भी कर्व का, किसी भी वक्र का एरिया निकालना, डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, वेक्टर अलजेब्रा के बारे में पढ़ेंगे, सदिश के बारे में पढ़ेंगे, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री के बारे में पढ़ेंगे, 3D मतलब XYZ एक्सिस के बारे में पढ़ेंगे, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम मतलब रैखिक प्रोग्रामिंग में जो प्रॉब्लम आती है उसके बारे में पढ़ेंगे, और प्रायिकता के बारे में पढ़ेंगे। ये 8 मुख्य चैप्टर आपके सामने है। किसका? इंटीग्रल कैलकुलस का। उसके बाद देखिए डिफरेंशियल कैलकुलस में सबसे पहला चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे रिलेशन एंड फंक्शन, रिलेशन एंड फंक्शन। सबसे पहले क्या पढ़ाएंगे आपको हम? रिलेशन एंड फंक्शन। दूसरा चैप्टर हम आपको पढ़ाएंगे, सबसे पहले हमने आपको क्या पढ़ा दिया? तो सबसे पहले हमने आपको पढ़ा दिया रिलेशन एंड फंक्शन कंप्लीट। उसके बाद जब हम आपको लेके आएंगे तो आपको पढ़ाएंगे ITF, इसका नाम है इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। ITF का पूरा नाम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। आप जो 11th में थे तो वहां पे आपने पढ़ा था ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, त्रिकोणमितीय फलन, लेकिन यहाँ पे पढ़ेंगे उसका उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा, अर्थात प्रतिलोम ये त्रिकोणमितीय फलन,
प्रतिलोम, त्रिकोणमितीय, फलन। ये क्या, रिलेशन फंक्शन अर्थात संबंध के बारे में पढ़ेंगे और फलन के बारे में पढ़ेंगे, रिलेशन फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा आईटीएफ के बारे में पढ़ेंगे। तीसरा हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स के बारे में, आव्यूह के बारे में पढ़ेंगे। चौथा हम लोग पढ़ेंगे डिटर्मिनांट के बारे में। चौथा क्या होगा, तो चौथा होगा आपका डिटर्मिनांट के बारे में पढ़ेंगे। जब ये पढ़ लेंगे तो पांचवा हम लोग जाएंगे, तो पांचवा में पढ़ेंगे लिमिट, उसके बाद पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी, उसके बाद पढ़ेंगे डिफरेंशिएबिलिटी। ये 3 टॉपिक इसमें शामिल है। कौन कौन है, लिमिट है, हालांकि लिमिट जो है वो 12th का पार्ट नहीं है, वो 11th का पार्ट है, लेकिन बिना लिमिट जाने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी एकदम अधूरा रहता है। जब तक आप लिमिट नहीं समझते हैं या आपको समझाया नहीं जाता है, तब तक आप इस कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी अगर आप समझ रहे हैं, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं अधूरा है। इसका टॉपिक कौन कौन सा है, इसका टॉपिक है लिमिट, कंटिन्यूटी और कौन हो गया, डिफरेंशिएबिलिटी। कौन कौन बोले, लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी। छठा जो चैप्टर है आपका लिमिट, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी के बाद हम लोग पढ़ेंगे एओडी। एओडी का पूरा नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव। एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव क्या है इसका नाम, एओडी का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, एओडी कंप्लीट। जो 7वां चैप्टर होगा, 7वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, 7वां चैप्टर में जो 7वां चैप्टर होगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या हो गया, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग मतलब इंक्रीजिंग का मतलब होता है वर्धमान, डिक्रीजिंग का मतलब होता है ह्रासमान, फंक्शन का बढ़ना और घटना। उसके बाद 8 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा मिनिमा। क्या पढ़ेंगे, मैक्सिमा एंड मिनिमा, किसी भी फंक्शन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान निकालना। क्या बोल रहे हैं, किसी भी फंक्शन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान का निकालना। क्या बोले, किसी भी फंक्शन का अधिकतम मान और न्यूनतम मान का निकालना। 9 नंबर में हम लोग पढ़ेंगे टेंजेंट एंड नॉर्मल। क्या पढ़ेंगे, टेंजेंट एंड नॉर्मल। टेंजेंट एंड नॉर्मल क्या, किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, टेंजेंट एंड नॉर्मल के बारे में पढ़ने वाले। आपको दिख रहा है, आपको दिख रहा है जी, टेंजेंट एंड नॉर्मल अर्थात स्पर्श रेखा और ये लंबवत रेखा, टेंजेंट और नॉर्मल के बारे में पढ़ेंगे। और जो 10वां चैप्टर होगा उसमें एक टर्म पढ़ेंगे एप्रोक्सीमेशन। एप्रोक्सीमेशन के बारे में पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, एप्रोक्सीमेशन के बारे में। तो सबसे पहली बात हमने कहा क्लास 12th में आपके 2 बुक हैं, एक है वॉल्यूम 1 और एक है वॉल्यूम 2। वॉल्यूम 1 में डिफरेंशियल कैलकुलस, वॉल्यूम 2 में इंटेग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में एक ही काम है सर, y को dy/dx बना देना, काम खत्म हो गया। और इंटेग्रल कैलकुलस में उस dy/dx में से खींच के y बाहर निकाल देना, वो क्या हो गया, इंटेग्रल कैलकुलस। डिफरेंशियल कैलकुलस में रिलेशन फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिक, डिटर्मिनेंट, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मैक्सिमा मिनिमा, टेंजेंट नॉर्मल, एप्रोक्सीमेशन। ओके, उसके बाद इंडेफिनिट इंटीग्रेशन, डेफिनिट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व, डिफरेंशियल इक्वेशन, वेक्टर अलजेब्रा, 3D ज्योमेट्री, एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम और है प्रोबेबिलिटी। ये किधर 8 और 10 8 18 टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं। अगर आप ये 18 टॉपिक्स पढ़ते हैं या आप एनडीए दो, आप जेई दो, आप कोई भी इंपॉर्टेंट आधिकारिक एग्जाम देते हैं, उसमें से आधा मैथ का सवाल, क्योंकि आधा 11th का रहेगा, आधा 12th का रहेगा, आधा इस 18 में से आधा सवाल आपका 110 सर 1,00,000% कहते हैं बन जाएगा। लेकिन आपको काम क्या करना है, जैसा हम कहेंगे वैसे आपको पढ़ना है। ओके, जैसा हम कहेंगे वैसा ही आपको पढ़ना है। अब देखेंगे अब पढ़ना क्या है। सबसे पहले आप जानना है बुक्स के बारे में, बुक्स के बारे में सिलेबस जानेंगे, आप जानिए बुक्स के बारे में। बुक्स सबके टेबल पर ये दोनों वॉल्यूम एनसीईआरटी का होना चाहिए। एनसीईआरटी सबसे पहला बुक कौन होगा, एनसीईआरटी, और आखिरी बुक भी यही होगा, एनसीईआरटी। सर पहला बुक भी यही होगा और आखिरी बुक भी यही होगा। तुम जेई दो, तुम कुछ भी दो, कोई मतलब नहीं है, यही बुक तुमको बनाना है, ठीक है। अब जैसे आप जेई देते हो, दूसरा होगा क्वेश्चन बैंक। आप जिस एग्जाम को देते हो उसका क्वेश्चन बैंक, आप जिस एग्जाम आप 12 देते हो 12 का क्वेश्चन बैंक, जेई दोगे जेई का क्वेश्चन बैंक, नीट दोगे नीट का क्वेश्चन बैंक, यूपीएससी दोगे उसका क्वेश्चन बैंक, बीपीएससी दोगे उसका क्वेश्चन बैंक, जो भी एग्जाम आप देते हैं उसका क्वेश्चन बैंक आपके टेबल पे होना चाहिए। पहला एनसीईआरटी, पहली बुक भी आखिरी बुक भी, उसके बाद कहीं लफड़ाबाजी तू नहीं करेगा। समझा कि नहीं समझा, एकदम समझा। सर सवाल तुम 1,00,000 बनो ये इंपॉर्टेंट नहीं है,
इम्पोर्टेंट ये है तुम 1,00,000 सवाल को बनाने का जो नियम है वो समझो। वो बुक नहीं देता है, वो मास्टर देता है। अगर अभी तक नहीं दिया तो तुमने अच्छी पढ़ाई नहीं की, थोड़ा सा ये बात था जो लगने वाला था, लगा होगा, लेकिन उसके लिए सॉरी। ठीक है, अगर सर आप 1,00,000 टीचर लोग क्या करता है, एकदम दे दिया, पूरा होमवर्क दे दिया, यहाँ से 1 से लेकर के 150 तक बना के लाना है, सर उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप 10 सवाल चूज करो और 10 सवाल ऐसा चूज करो कि दुनिया का सारा कॉन्सेप्ट उसी में घूम रहा हो। आप सवाल प्रैक्टिस क्यों करते हैं? ताकि कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम हमेशा अप टू डेट रहे, उसके लिए सवाल करते हैं। सवाल करते हैं वो कॉन्सेप्ट अपडेट रहे, उसी कॉन्सेप्ट को अपडेट करने के लिए आप सवाल करते हैं। और ये नहीं कि सवाल करके कॉन्सेप्ट हम लोग बनाते हैं, ऐसा नहीं। पहले कॉन्सेप्ट बनाइए तब उस पर आप सवाल करिए, ताकि ये कॉन्सेप्ट और ये डेवलप हो, ये और एकदम क्रिएटिव कॉन्सेप्ट बने, और इस कॉन्सेप्ट के अंदर जो एक शार्पनेस है वो बढ़े। वो तब बढ़ेगा जब आपका कॉन्सेप्ट पहले ही बहुत बेहतर होगा। अगर वो पहले ही बहुत बेहतर है तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। इसीलिए कहा गया है करो कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ओके, तो चलते हैं आनंद सर के साथ मैथ के सफ़र पर। ओके, थैंक यू सो मच। अगले लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।